हे एवरीवन, दिस इज प्रेम। कैसे हो यार आप सब। आज की इस वीडियो में क्लास 10th वालों का एग्जाम चल रहा है। सोशल साइंस का कल एग्जाम है और टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में कल सोशल साइंस का पेपर है। सेक्शन ए में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे हुए हैं ना जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप कल सोशल साइंस का पेपर दे रहे हैं तो मेरी सजेशन है कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करते हैं। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको पढ़ते हैं। कहा गया है कि भाई ये एक ऐसा क्रॉप है जो फूड का भी काम करता है और फूडर का भी काम करता है। फूड मतलब ये हमें भोजन के रूप में भी मिलता है और हम गायों को चारा भी खिलाते हैं इसका। ये एक ऐसा क्रॉप है। इन चारों में से कौन सा है? अच्छा, इसकी एक और खासियत है कि भाई ये खरीफ क्रॉप है और इसको 21 डिग्री से 27 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए तभी ये ग्रो कर पाएगा। कौन सा क्रॉप हो सकता है? थोड़ा सोचो। खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं? ये इसको मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं, जो बरसात के मौसम में उगाए जाते हैं। बरसात के मौसम में कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं? वीट नहीं भाई, गेहूं तो हमारा इस मौसम में हो रहा है जनवरी फरवरी में, तो ये तो रबी क्रॉप हो गया। ठीक है, मेज मक्का, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि मक्के को हम खाने के तौर पे भी यूज करते हैं, फूडर के तौर पर भी यूज किया जाता है और ये मानसून सीजन में होता है कि नहीं। इसको एलुवियल सॉइल चाहिए। एलुवियल सॉइल आप हमारे जो यूपी वाला इलाका है, हरियाणा और हमारे अगल बगल जितने भी हैं, मध्य प्रदेश हो गया और इस तरफ आ जाओ अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहां पर क्या होता है? अलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सा क्रॉप है। ये मेज यानी मक्का है। ठीक है, वीट नहीं है, राइस भी नहीं है, सुगर केन भी नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज मेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। यहां पर 4 ट्रीटीज दी गई हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी ट्रीटी है जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दिया है। देखो, जब भी ग्रीस की बात हो ना तो ग्रीक वॉर हुआ था। आप इसको याद कर सकते हो कि भाई ग्रीस वालों ने ना ग्रीक वॉर लड़ा था। किसके अगेंस्ट में लड़ा था? ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। ओटोमन एम्पायर के खिलाफ ग्रीक वॉर हुआ था, जिसमें ग्रीस के पीपल का यह कहना था कि भाई हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। और वो दिन था अगस्त 30 1832 की बात है। अगस्त 30 1832 याद रखना। इसको भी यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ट्रीटी ऑफ ये कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था। ठीक है, तो ये अगस्त 30 को हुआ था 1832 में। ग्रीक वॉर को खत्म करने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी। इस ट्रीटी में यह हुआ था कि भाई ग्रीस को एक अलग राज्य, एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो अगस्त 30 1832 को यह हुआ था। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इसको कहते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? ग्रीस पीपल और ओटोमन एम्पायर के बीच में हुआ था। लंदन में यह ट्रीटी साइन की गई थी। तो आपको याद होना चाहिए, आप बहुत ही ध्यान से इसको जान लो कि भाई ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन किस ट्रीटी की वजह से हुआ है? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये ट्रीटी क्यों साइन की गई थी? क्योंकि ग्रीक वॉर चल रहा था। किसके किसके बीच में? ग्रीस और ओटोमन एम्पायर के बीच में। और अगस्त 30 1832 को ये ट्रीटी साइन की गई थी। इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो इसको फटाफट इरेज कर दो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया, मतलब कितना एरिया में फसल बोया गया है। ठीक है, ये हर राज्य का अलग अलग होता है। वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है भाई, हो सकता है उत्तर प्रदेश में ज्यादा क्रॉप उगाया जाता हो, मुंबई में ज्यादा क्रॉप उगाए नहीं जाते हो, तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। नाउ इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन। आपको बताना है कि भाई इन चारों में से कौन से स्टेट में टोटल 80% एरिया से भी ज्यादा में फसल उगाया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये कोई पर्टिकुलर स्टेट है और इसमें 80% इलाके में फसल उगाई जाती हो, ये कौन सा स्टेट हो सकता है? मध्य प्रदेश नहीं, असम, राजस्थान, पंजाब। अरे हाँ, पंजाब के बारे में हमने सुना है कि भाई पंजाब में बड़ी खेती की जाती है। आपने भी सुना होगा, बहुत सारी मूवीज भी है, जैसे वीर जारा। अगर आप ये मूवी देखोगे, शाहरुख खान की है। ठीक है, इस मूवी में क्या है कि पूरा पंजाब के खेतों की सीन दिखाई गई। आप समझ सकते हो, पंजाब और हरियाणा के लोग खेतों पर ही डिपेंड होते हैं। तो भैया यहां पर 80% से ज्यादा
खेती की जाती है। 80% जमीन के एरिया पर क्या की जाती है, खेती की जाती है, और 20% पर लोग रहते हैं। कौन सा स्टेट, पंजाब एंड हरियाणा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में लगभग 66% नेट सोन एरिया है। असम में ये थोड़ा और घट जाता है, 58% है कुछ, ठीक है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में है। तो पंजाब में लगभग 80% से ज्यादा लैंड नेट सोन एरिया है, मतलब यहां पर क्रॉप उगाए जाते हैं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। टेरेस का मतलब क्या होता है, माउंटेन। टेरेस का मतलब क्या होता है भैया, माउंटेन एंड हिल्स, ठीक है। तो इन चारों स्टेट्स में से कौन से स्टेट में टेरेस फार्मिंग की जाती है? तो बहुत ही लॉजिकल बात है ये कि टेरेस फार्मिंग वहीं होगी जहां पहाड़ पाए जाते हैं। क्या पंजाब में पहाड़ पाए जाते हैं? नहीं, आपको पता होगा पंजाब में प्लेन इलाका है जहां पर खेती की जाती है, पहाड़ नहीं होते वहां पर। हमें पहाड़ देखना है तो हम कहां जाते हैं, उत्तराखंड। नैनीताल जाते हो ना, कहां है, उत्तराखंड में। अल्मोड़ा जाते हो ना पहाड़ देखने, कहां है, उत्तराखंड में है, ठीक है। रानीखेत जाते हो, कहां है, उत्तराखंड में। तो पहाड़ वहाड़ उत्तराखंड में है, इसलिए टेरेस कल्टीवेशन भी कहां होता है, उत्तराखंड में। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, ऐसे सीढ़ियों की तरह से बन जाता है, स्लोप बन जाता है पहाड़ों पर, जहां पर इस वाले इलाके में फसल उगाई जाती है। बस इसी को हम क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है कि भाई इन प्रूसिया हु वॉज रिफर्ड टू एज जंकर्स। हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि भाई जंकर्स किसे कहा जाता था प्रूसिया में। तो जंकर्स का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। तो जंकर्स का मतलब है यंग नोबल्स जिसे कहते हैं हम, ठीक है, या यंग लॉर्ड भी कह सकते हो आप, यंग नोबल या यंग लॉर्ड, ठीक है। तो उस समय प्रूसिया में यंग लॉर्ड किसे कहा जाता था, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, जो लार्ज लैंड ओनर्स हुआ करते थे, उन्हें जंकर्स कहा जाता था, ठीक है। जैसे सबसे फेमस जंकर कौन है, ओटोमन बिस्मार्क, नाम याद रखना, ओटो वॉन बिस्मार्क। ये सबसे फेमस क्या है, जंकर है। इनके पास बहुत जमीन हुआ करती थी, और जो पुअर जंकर्स होते थे वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेते थे, कोई फैक्ट्री ज्वाइन कर लेते थे या खोल लेते थे, ठीक है। तो ओटो वन बिस्मार्क सबसे फेमस जंकर थे। जंकर किसे कहा जाता था, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी। समझ में आया। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग इमेज। अब आपके सामने एक पिक्चर शो होने वाली है, आपको बताना है कि भाई इस पिक्चर में कौन सा इवेंट बताया गया है, दिखाया गया है, ये किस इवेंट का पिक्चर है। योर ऑप्शंस आर साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्नी, गुसिपी मजनी यूनिफाइंग इटली, या नन ऑफ द एबव। इस पिक्चर में आपको ये वाला जो इंसान दिख रहा है ना, ये कौन है, ये एक इटालियन है, ठीक है। इनका मानना था कि भाई हर इंसान को आजाद होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। इनका नाम है गुसिपी मजनी, ठीक है। गुसिपी मजनी ने 2 सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करी थी। एक का नाम था यंग इटली, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। यंग यूरोप, ये जो पिक्चर है ये यंग यूरोप को फाउंड करने की है, मतलब ये पिक्चर बर्नी की है। बर्नी एक जगह है यूरोप में। फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्नी 1833 की ये इमेज है। गुसिपी मजनी फाउंड कर रहे हैं नए यूरोप को। एक इनकी अंडरग्राउंड सोसाइटी थी ये, इसका नाम था यंग यूरोप। 2 सोसाइटीज इन्होंने बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप, याद रहेगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। देखो एक्ट ऑफ यूनियन का जो मेन उद्देश्य, मेन एम है, वो 2 देशों को यूनाइट करने का था, मतलब 2 देशों को जोड़ने के लिए ये एक्ट ऑफ यूनियन 1707 पास किया गया था, ठीक है। आपको बताना है कि भाई इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 को लेके। पहला, इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। एकदम सही बात है कि ये जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 है ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के पार्लियामेंट में पास हुआ था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ही ये एग्रीमेंट, ये एक्ट पास हुआ था, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड। गलत, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ये एक्ट पास हुआ था। तो कौन सा गलत स्टेटमेंट है, हमारा बी वाला ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड। ये स्टेटमेंट इस यूनियन से रिलेटेड नहीं है। बाकी तीसरा देख लेते हैं भाई, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के पार्लियामेंट में ये जब एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ, इसके तहत जो हमारा इंग्लैंड है वो अब यूनियन किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, जिसके तहत इंग्लैंड को स्कॉटलैंड का पूरा कंट्रोल मिल जाता है और अब ये इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहलाने लगा है, ठीक है, जिस नाम से हम इसे आज जानते हैं। चलो, तो समझ में आया कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, बी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारा, ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछता है कि भाई विच डिजीज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन अफ्रीका इन द 1890s। अब देखो 1890s की बात हो रही है, यहां पर एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैली हुई थी जो कि जंगल के आग की तरफ फैली अफ्रीका में। और कब की बात है ये? 1890s की बात है, ठीक है, 1900 के 10 साल पहले की ये बात है। ये कौन सी बीमारी थी? इसको हम कैटल प्लेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटल प्लेग। ये बीमारी इंसानों में नहीं थी, ये बीमारी इंसानों में नहीं थी, ये पशुओं में थी, ये पालतू जानवरों में उस समय की बीमारी थी। लेकिन इस बीमारी से अफ्रीका की इकोनॉमिकल कंडीशन पर बहुत फर्क पड़ा था। क्यों पड़ा था? क्योंकि भाई जो गाय भैंस ये इन्हीं पर डिपेंड रहते थे और वही मर जा रही थी। बहुत सारे गाय भैंस और बहुत सारे पालतू जानवर इस प्लेग में मारे गए थे। इसको हम रिंडर पेस्ट कहते हैं। रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम है कैटल प्लेग। रिंडर पेस्ट किस वायरस की वजह से होता है? दिस इज मोबिली वायरस, मोबिली वायरस, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस से कोविड-19 हुआ, ऐसे ही मोबिली वायरस से रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी हुई जो अफ्रीका में वाइल्ड फायर की तरफ फैली। 1890s की बात है ये, ठीक है। याद रहेगा कौन सा डिजीज? रिंडर पेस्ट, जिसको हम कैटल प्लेग भी कहते हैं। ये किस वायरस की हुआ था? मोबिली वायरस की वजह से। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला क्वेश्चन हमारे इस बार के सैंपल पेपर में भी पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में आपको इन चारों को अरेंज करना है, ठीक है। तो कौन कौन सा है करेक्ट ऑर्डर? सबसे पहले है कि प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मार्टिन लूथर राइटिंग लेड टू बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, मोनाकियो इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल, जॉन गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। देखो ये पूरी कहानी कब की है? ये पूरी कहानी प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट होने के बाद की है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये होना चाहिए कि भाई प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। तो सबसे पहला इवेंट ये हुआ, ठीक है। अच्छा, इन्वेंशन के बाद क्या हुआ? इन्वेंशन के बाद भाई मार्टिन लूथर किंग, जो कि ब्लैकों के मसीहा कहे जाने लगे, इन्होंने लिखना चालू किया, ठीक है। तो दूसरा इवेंट ये हुआ कि मार्टिन लूथर राइटिंग लेड टू द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तीसरा क्या हुआ कि मोनाकियो नाम का एक कॉमन इंसान था। मोनाकियो एक बहुत ही कॉमन इंसान था। ये बहुत सारी किताबें पढ़ने लगा, बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगा, रिलीजियस बुक्स पढ़ने लगा और गॉड के बारे में इसने अपनी ही राय देना चालू कर दी। बाद में इसको समाज से निकाल भी दिया गया, इसको लाइफ टाइम जेल में रखा गया, ठीक है। तो ये तीसरी इंसिडेंट हुई, तीसरी इंसिडेंट। और चौथा हमारा बचा प्रिंट कल्चर ने इस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रिएट किया, जो कि हमारा चौथा इवेंट होने वाला है, ठीक है। देखो हुआ क्या कि भाई सबसे पहले इस व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस का उद्घाटन किया, प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया। तो सबसे पहला ये हो गया। दूसरा, इन्वेंशन के बाद इस प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल करके मार्टिन लूथर किंग ने लिखना चालू किया, जिसकी वजह से लोग भड़कने लगे। तो ये दूसरा इवेंट हुआ। तीसरा क्या हुआ? ठीक है, मोनाकियो नाम का एक व्यक्ति था, इसी बीच में इसने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी, बहुत सारी धार्मिक किताबें, रिलीजियस किताबें पढ़ रखी थी। तो इसने गॉड के बारे में अपनी ही राय देना चालू कर दिया, बाइबल के बारे में इसने अपने ही राय देने चालू कर दिए। इसके बाद से इसको क्रिश्चियन समाज से निकाल दिया गया। तो थर्ड इवेंट ये हुआ। फिर फोर्थ इवेंट हमारा हुआ कि भाई ये छोटी छोटी घटनाएं की वजह से प्रिंट कल्चर जब से आया तब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा हो गया, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ इवेंट। तो आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहले फोर्थ वाला आएगा, ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा? सेकंड वाला, ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वाला, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना था, एकदम सिस्टमेटिक वे, इवेंट कैसे कैसे कब टाइम में हुआ उसमें अरेंज करना था। सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछता है व्हाट वर द टू कॉमन प्रॉब्लम्स दैट प्रिवेल्ड इन यूरोप अंटिल द 19th सेंचुरी। भाई 19th सेंचुरी तक ना यूरोप में बहुत समस्याएं थी।
कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि आप हो सकते हो कि भाई जो सिटीज थी वो बहुत भरी थी, क्राउडेड सिटीज थी उस समय। क्राउडेड सिटीज मतलब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन था, बहुत लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे यूरोप में, मतलब जनसंख्या काफी बढ़ गई थी। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम था। दूसरी प्रॉब्लम थी कि भाई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे। ठीक है, मतलब धर्म के नाम पर हिंसाएं होती थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। उसके बाद क्या हो रहा था भाई, डिजीजेस भी फैल रही थी, बहुत बीमारियां उस समय, डेडली डिजीजेस जिसको कहते हैं, मतलब जानलेवा बीमारियां यूरोप में बहुत ज्यादा फैल रही थी। इसके अलावा भी पोवर्टी, लोग गरीबी से तरस रहे थे। ठीक है, उसके बाद लोग भुखमरी से तरस रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम उस समय यूरोप में 19 सेंचुरी के पहले थी। तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हम कहेंगे पोवर्टी और हंगर को, मतलब गरीबी और भुखमरी, ये दो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। अभी 19 सेंचुरी में जब यूरोप में ये सारी समस्याएं आने लगी ना, तो लोग यूरोप से अमेरिका शिफ्ट होने लगे, और उसके बाद से ही अमेरिका हमारा सुपर पावर बना। आप जानते हो आज के समय में भी अमेरिका सुपर पावर है। वो क्यों है? क्योंकि 19 सेंचुरी में यूरोप के ज्यादातर लोग अमेरिका जाने लगे, क्योंकि वहां की आबादी कम थी, वहां पर ऐसी समस्याएं नहीं थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भाई ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन। ठीक है, देखो ग्लोबलाइजेशन ने लिविंग कंडीशन को सुधारा था। किसके लिविंग कंडीशन को सुधारा था? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई जब कोई बिजनेस या कोई भी संस्था जब इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ जाए तो इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। फॉर एग्जांपल तुम्हारी कपड़े की दुकान है, ठीक है, अब इस कपड़े की दुकान को तुमने ऑनलाइन दे दिया तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया तुम्हारा मार्केट, तुम्हारा सामान मंगा रही है, बस इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से किसका फायदा हुआ? क्या लोगों का फायदा हुआ? डेवलप्ड कंट्रीज का फायदा हुआ? डेवलप्ड कंट्रीज के वर्कर्स का फायदा हुआ? या किसी का फायदा नहीं हुआ? तो मैं आपको बताऊं कि ग्लोबलाइजेशन इनडायरेक्टली तो थोड़ा थोड़ा सबका फायदा था, लेकिन डायरेक्टली ग्लोबलाइजेशन से किसी का फायदा नहीं हुआ। ग्लोबलाइजेशन से बस दो चीजें मिली हमें, स्प्रेड ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज बढ़ा, हमें पता चला कि भाई फॉरेन कंट्रीज में लोग कैसे बिजनेस करते हैं। ठीक है, स्प्रेड ऑफ नॉलेज और स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों हुई। ठीक है, हमें बाहरी टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चला। तो ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ नो वन, नन ऑफ द एबव। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम आवेश में कह देते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन जरूर किसी ना किसी को तो फायदा पहुंचाया ही होगा, लेकिन इन तीनों में से किसी को नहीं। नन ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लिबरलाइजेशन इज, आपका लिबरलाइजेशन से क्या मतलब है? लिबरलाइजेशन किसे कहते हैं? देखो, लिबरल होना मतलब आजाद होना, फ्री होना। ठीक है, लिबरल होने का मतलब क्या होता है? आजाद होना, फ्री होना। तो पहले देखते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। मोर ट्रेड, ज्यादा व्यापार, नहीं। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल। लिबरलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि भाई जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस, जितने भी बैरियर्स, जितनी भी रोक हमारे ऊपर लगाई जाती थी, अगर वो हटा दी गई है तो उसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो रिमूविंग बैरियर्स आर रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी तीनों सही नहीं है। लिबरलाइजेशन का मतलब आप ऐसे निकाल सकते हो, लिबरलाइजेशन वर्ड बना है लिबरल शब्द से। लिबरल का मतलब होता है जो आजाद हो, जो फ्री हो। ठीक है, तो फ्री होने को हम लिबरल कहते हैं। चलो 13th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भाई जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, कीप इन माइंड सर्टेन फैक्टर्स बिफोर सेटिंग अप प्रोडक्शन। मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो कहीं एरिया में जाकर वहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रखती हैं, ठीक है, और क्या नहीं रखती हैं, बस वही आपको चूज करना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस। इनमें से कौन सी चीज मल्टीनेशनल कंपनियां जब प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं उसके पहले दिमाग में नहीं रखती, बस वही चीज आपको फाइंड आउट करना है, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले एबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड, ये तो भाई ध्यान में रखती हैं कंपनियां कि जहां पे भी हम मार्केट सेट करने जा रहे हैं वहां पर लेबर कितने हैं, मतलब वहां पर मजदूर, स्किल्ड मजदूर और अनस्किल्ड मजदूर सस्ते रेट में मिल जाए तो अच्छा है, तो ये दिमाग में रखती हैं। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, मार्केट की क्लोज हो, ये भी दिमाग में रखती हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोकल कॉम्पिटिटर्स, ये नहीं चाहती कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी एमएनसी कंपनी ये नहीं चाहती कि भाई जहां पर भी इसकी फैक्ट्री सेट हो रही है वहां पर कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हो। तो ये वाला ऑप्शन हमारा
ऐसा ऑप्शन होगा जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हम इसको चूज करेंगे यहां पर। सो इस 30th क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लोकल कॉम्पिटिटर। यही एक चीज है जो मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं चाहती हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, ये हमसे कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as a proportion of 1000 live children born in that पर्टिकुलर एरिया। भाई मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने बच्चे बर्थ ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, और कितने बच्चे मर रहे हैं, इस रेट को मेजर करने के लिए कौन सा मेजरमेंट, कौन सा पैमाना बनाया गया है? क्या लिटरेसी रेट, क्या नेट अटेंडेंस रेशियो, ड्रॉप आउट रेशियो, या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट? देखो वैसे तो बर्थ एंड डाई के लिए जो होता है वो होता है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब ही होता है मरना, ठीक है। मॉर्टेलिटी का मतलब ही होता है मरना। तो ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी बच्चे जो 1 साल से कम है उनको इन्फेंट कहा जाता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वो मेजरमेंट है जो मेजर करता है कि भाई 1 साल में कितने बच्चे मरे और कितने बच्चे जिंदा हुए, ठीक है। लिटरेसी रेट आप जानते हो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये नापता है। नेट अटेंडेंस रेशियो आपको पता है कि भाई किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अटेंडेंस है, कितने लोग हैं, वो मेजर करता है। और ड्रॉप आउट रेशियो मतलब किसी एक स्कूल या एक कॉलेज में कितने बच्चे फेल हैं, कितने पास हैं, ये मेजर करने के लिए ड्रॉप आउट रेशियो होता है, ठीक है। तो बर्थ और डेथ को मेजर करने के लिए इन्फेंट बच्चों का मतलब वो बच्चे जो 1 साल से कम है उनके मेजरमेंट के लिए ये IMR बनाया गया है, जिसको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, याद रहेगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हम किसे कह सकते हैं? भाई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जो 2 चीजों की गारंटी दे। पहली तो ये एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे, ठीक है, कि भाई ये आपको रोजगार देगा, ठीक है। और दूसरी बात ये एम्प्लॉइज के सिक्योरिटी की बात करे, मतलब एम्प्लॉइज का जो जॉब है वो सिक्योर है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो सेक्टर दे उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। तो क्या टीचर की जॉब होती है, परमानेंट जॉब होती है टीचर की? एम्प्लॉयमेंट की गारंटी होती है टीचर की? बिल्कुल होती है। भाई जो स्कूल होता है वो 1 साल 2 साल, या जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो तो परमानेंट टीचर बने रहते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयमेंट की भी गारंटी है और एम्प्लॉइज का फ्यूचर भी सिक्योर है। डॉक्टर भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है, क्यों? क्योंकि इसकी एम्प्लॉयमेंट भी पक्की है और ये एम्प्लॉय भी सिक्योर है। देखो यार, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब क्या होता है? जॉब की गारंटी। जॉब की गारंटी, जॉब की गारंटी आप लिख लो, रेगुलर जॉब की गारंटी। आपको यहां पर इन चारों ऑप्शन में से वो ढूंढना है जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं आता है। पुलिसमैन ये भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। डेली वेज लेबरर मतलब एक मजदूर जो प्रतिदिन कमाता है और प्रतिदिन काम करता है, ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसकी जॉब की कोई गारंटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर आज काम दे रहा है, हो सकता है कल ये काम ना दे, तो ये रेगुलर जॉब गारंटी नहीं देता है, इसलिए ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है? ये डेली वेज लेबरल वाला, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसे कहते हैं भाई? जिसका जॉब रेगुलर हो वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। टीचर, डॉक्टर, पुलिसमैन इनके जॉब रेगुलर हैं, लेकिन जो हमारा पर डे बंधुआ मजदूर होता है, जिसको हम कहते हैं ना मजदूर, जो पर डे काम करता है, पर डे पैसा लेता है, तो इसका जॉब क्या है? रेगुलर नहीं है, इसलिए ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं माना जाता है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या पूछ रहा है? मैच द फॉलोइंग विद द एप्रोप्रिएट रीजन पीपल माइट बोरो मनी फॉर। मतलब यहां पर कुछ लोग दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये लोग किस स्थिति में पैसा उधार ले सकते हैं। ऑटो रिक्शा ड्राइवर किस स्थिति में पैसा उधार लेगा? क्या उसको घर खरीदने के लिए? नहीं भाई, ऑटो रिक्शा ड्राइवर को घर खरीदने के लिए कभी पैसा नहीं लेता वो। क्या नई दुकान खरीदने के लिए? नहीं। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए? नहीं। टू बाय अ न्यू व्हीकल, हाँ ये हो सकता है कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पैसे उधार लेकर क्या करे? वो नई गाड़ी खरीद ले, ठीक है, रिक्शा को अपग्रेड कर ले, नई गाड़ी ले ले। अच्छा, तो हमने पहले वाला का मैच कर दिया, ये ए वाले का क्या है हमारा? 4th, ठीक है, तो यहां पे लिख लो ए। अच्छा, बिजनेसमैन पैसा उधार क्यों लेगा? ऑब्वियसली अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए। एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसकी फैक्ट्री बंद हो गई है, वो पैसा उधार लेगा किस लिए? ताकि वो अपने बिजनेस को दोबारा चला सके, टू रिवाइव हिज बिजनेस।
ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन भी हमने मैच कर दिया। अच्छा, सी देखते हैं, जो छोटा मोटा व्यापारी है ये क्यों पैसे लेगा? ये पैसे क्यों लेगा? क्योंकि ये बी वाला, ये ए वाला, ये स्मॉल ट्रेडर पैसे क्यों लेगा? ताकि ये नई दुकान खरीद सके, अपने व्यापार को बढ़ा सके। ठीक है, तो ये वाला हमने सी से मैच कर दिया। और गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो पैसा उधार क्यों लेगा? देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको बेसिक नीड नहीं है, सरकार उसको पैसा दे रही है खाने के लिए, रहने के लिए। अब हो सकता है वो कोई बड़ा घर खरीदना चाहे, तो इसलिए वो पैसे उधार ले सकता है। तो हमारा फर्स्ट वाले का डी से हमने मैच कर दिया। ऑटो रिक्शा ड्राइवर किस लिए पैसे लेगा? नई गाड़ी खरीदने के लिए। बिजनेसमैन किस लिए पैसे लेगा? अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। छोटा मोटा व्यापारी किस लिए पैसे लेगा? दुकान खरीदने के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों पैसे लेगा? नया घर खरीदने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, 16 क्वेश्चन के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ दीज फैक्टर डू नॉट प्ले अ रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? जब भाई किसी राज्य का पैसा ज्यादा आने लगे, उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो भाई कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करता? डू नॉट प्ले अ रोल। क्या साइज ऑफ पॉपुलेशन, लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले नहीं करता? चलो एक एक करके देखते हैं नीचे से। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज गवर्नमेंट को रखनी पड़ती है, तभी जाकर उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो पहला तो है कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम दूसरे देश से अपनी अच्छा रिश्ता मजबूत बनाकर नहीं रखेंगे तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा नहीं होगा। तो कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज भी हमें करना है, मतलब हमें बाकी देशों से क्या है कि दोस्ती रखनी है, तभी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों तो है। द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर आज हमें इंग्लिश आती है तो हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ए वाला देखते हैं, द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये मैटर नहीं करता, किसी भी देश की कितनी भी जनसंख्या हो, वो उस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, देखो मान लो किसी जगह पर बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो क्या ये जगह डेवलप्ड होगी? क्या ये जगह काफी बाकी जगहों से काफी डेवलप्ड होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर कितने पढ़े लिखे लोग हैं ये मैटर करता है कि भाई ये जगह डेवलप्ड होगी कि पुअर होगी। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन मैटर नहीं करता, बल्कि पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी है वो मैटर करता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये कोई रोल प्ले नहीं करता इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहता है कि भाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड एज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज। डेमोक्रेसी को आज एक अच्छा गवर्नमेंट का तरीका, एक अच्छा बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्योर करता है। मतलब ये हमें बताता है कि भाई सब लोग अमीर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। हमारी भी गवर्नमेंट सोसाइटी है, क्या तुम, हमारा भी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या तुम अमीर हो? क्या हम अमीर हैं? नहीं। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई भी इंश्योरिटी नहीं देता है। ठीक है, तो पहला तो होगा नहीं। इट गारंटीज इकोनॉमिक इक्वलिटी, मतलब जिस देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है मतलब वहां के सभी लोग एक बराबर पैसा होगा? नहीं, ये भी नहीं बताता है हमें। तो डेमोक्रेसी क्या बताती है? ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि भाई डेमोक्रेसी में हमारे पास एक तरीका है, एक मेथड है जिससे हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी झगड़े को सुलझा सकते हैं। हम पुलिस का मदद ले सकते हैं, हम कोर्ट का मदद ले सकते हैं। हमारे पास एक तरीका है जिससे क्या है कि किसी भी झगड़े को निपटाया जा सकता है, और इसलिए डेमोक्रेसी को एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि इसके पास एक रास्ता है, कोर्ट का रास्ता है, हम पुलिस के पास जा सकते हैं अपने झगड़े सुलझाने के लिए। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय सिटीजंस। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो लोगों के द्वारा बनाया जाता है, वो लोग वोट देते हैं तब जाकर गवर्नमेंट बनती है, और इसके बाद enjoys द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द सिटीजंस। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उस पर लोगों का भरोसा होता है, क्योंकि लोगों ने वोट दिया है और वोट देके उस गवर्नमेंट को जिताया है। ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट को हम और क्या कह सकते हैं? हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और क्या कह सकते हैं? लेजिटिमेट गवर्नमेंट, अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, अ सेकुलर गवर्नमेंट, या
ए स्टेबल गवर्नमेंट। चलो एक एक करके मतलब बताते हैं। स्टेबल का मतलब जो परमानेंट हो। तो भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कि परमानेंट है, लोग कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं और किसी भी गवर्नमेंट को ला सकते हैं, ठीक है। तो स्टेबल गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं होती है। क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सेकुलर गवर्नमेंट होती है, मतलब धर्मनिरपेक्ष होती है, उसको किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, हाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन याद रखना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम और क्या कह सकते हैं, हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। क्यों? लेजिटिमेट का मतलब होता है एक्सेप्टेड, जो बहुत सारे लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया हो, उसको हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कहा जा सकता है, इसको हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम 2022 की बात करें, वैसे आपकी बुक में जो डेटा है वो 2014 का है, और उस समय मोर देन 750 पार्टीज हुआ करती थी, ठीक है। मतलब 2014 की बात है। ये जो हमारे क्वेश्चन पूछा गया है ये हमारी बुक से पूछा गया है, इकोनॉमिक की बुक से, ठीक है। अब इस बुक में हमें, सॉरी पॉलिटिकल साइंस के बुक से पूछा गया है। पॉलिटिकल पार्टीज करके एक चैप्टर होगा ना, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है। कहा गया है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रजिस्टर में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं ऑफिशियली। तो 750 पार्टीज से ज्यादा रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये सारी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती हैं। लड़ सकती हैं लेकिन लड़ती नहीं है। इनमें से कुछ पार्टियां ही चुनाव में अच्छा कंपटीशन करती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। तो ये 2014 की बात है। अभी 2022 की बात करें तो लगभग 2600 पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मोर देन 750 पार्टीज, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कहता है भाई अलायंस का मतलब क्या होता है। तो अलायंस का मतलब क्या होता है, देखो अलायंस का मतलब होता है कि भाई बहुत सारी पार्टीज, जैसे आपने ये 2019 वाले इलेक्शन में देखा था कि एक तो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो मायावती जी की पार्टी है, और एक सपा एसपी, ठीक है। इन दोनों पार्टियों ने चुनाव के पहले ही घोषित कर दिया था कि ये दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे, और अगर मेजॉरिटी आती है तो साथ में गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम अलायंस कहते हैं। मतलब चुनाव लड़ने के पहले ही हमने तय कर लिया कि भैया हम दोनों साथ साथ हैं। एक और टर्म आता है जिसको हम कोलिएशन कहते हैं, गठजोड़, ठीक है। कोलिएशन का मतलब क्या होता है कि भाई चुनाव में किसी भी पार्टी ने मेजॉरिटी वोट नहीं जीता है, लेकिन फिर भी दो पार्टीज मिलाकर क्या बनाती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है इन दोनों पार्टीज के पास वोट ज्यादा हो। इसको हम कोलिशन कहते हैं। तो अलायंस और कोलिशन में बस इतना फर्क है कि अलायंस चुनाव के पहले हो जाता है, कोलिशन चुनाव के बाद होता है, ठीक है। तो अलायंस का मतलब क्या होता है? अलायंस का मतलब होता है व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, ठीक है। इलेक्शन के पहले ही दो पार्टियां या तीन पार्टियां या चार पार्टियां मिल जाए और मिलके चुनाव लड़ें और गवर्नमेंट बनाएं, ऐसे सिस्टम को हम अलायंस सिस्टम कहते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, ये हमसे कहता है कि भाई इक्वल वेजेस एक्ट, ये एक एक्ट था, ये क्यों पास किया गया। देखो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वेजेस का मतलब होता है सैलरी, तनख्वाह की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो इक्वल वेजेस एक्ट है ये क्या दिखाता है? इक्वल तनख्वाह, इक्वल सैलरी जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है। तो पहले ये सर्च करो वेजेस की बात किस ऑप्शन में हो रही है। क्या यहां पर कोई वेजेस यानी तनख्वाह की बात हुई है, सैलरी की बात हुई है? नहीं, ए वाला भी नहीं होगा। लॉ प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस, हाँ इसमें कुछ वेज की बात, सैलरी की बात की गई है, कुछ बाद में देखते हैं। और भी देखते हैं, कहीं और वेजेस की बात की गई है। एनैक्ट विद सिग्निफाइज नहीं, रेडियल, यहां पर भी कोई वेजेस की बात नहीं की गई है। तो ऑब्वियसली हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो इक्वल वेजेस एक्ट एक ऐसा लॉ था ना जो कहता है कि भाई चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, अगर वो सेम पोजीशन पर काम कर रहे हैं तो उन्हें इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। अगर इसे 10,000 मिल रही है, वो आदमी है, ठीक है, तो अगर ये औरत है ना तो इसे भी क्या मिलना चाहिए? 10,000 रुपए ही मिलनी चाहिए, अगर ये दोनों सेम पोस्ट पे है तो। इक्वल प्रमोशनल चांस, इक्वल ट्रांसफर, ये सारी चीजें, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक ऐसा एक्ट था जो मेन
और वीमेन के वेजेस सैलरी में जो अंतर था, इस अंतर को खत्म करता है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, इक्वल वेजेस एक्ट मतलब आदमी और औरत दोनों को इक्वल सैलरी दी जानी चाहिए, ये एक्ट बताता है हमें। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। विच लीडर्स वर्कड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। देखो हमारे भारत में ना बहुत सारे कास्ट सिस्टम चलते थे। अभी ये मिड 20s की बात मैं बता रहा हूं, 1930, 1940, 1950 की बात है ये। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने कास्ट सिस्टम हटाने में हमारी मदद करी है। ठीक है, सबसे पहला ज्योतिबा फुल्ले। ठीक है, ये थोड़ा एससी कास्ट से थी, तो इन्होंने भी कास्ट सिस्टम हटाने में हमारी मदद करी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये भी एससी कास्ट से थे। महात्मा गांधी, इन्होंने हमेशा कास्ट सिस्टम को अपोज किया है। और पेरियर रामास्वामी नायकर, ये तमिलनाडु के थे, इन्होंने भी कास्ट सिस्टम को हटाने में मदद करी है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, जिसमें ये चारों लीडर्स आते हैं। ठीक है, आप अगर बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो वो भी आपको गलत नहीं लगेंगे, क्योंकि राजा राम मोहन राय ये भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ ही लड़ाई करते थे। बी आर अम्बेडकर भी, महात्मा गांधी भी। ठीक है, ज्योतिबा फुल्ले, पेरियर रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी, ये भी सही लगेगा आपको। स्वामी विवेकानंद वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का आइडिया कुछ और था, ये कास्ट सिस्टम को लेकर लड़ाई नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 लीडर्स हैं और 4 के चारों कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते थे। ठीक है, याद रहेगा, ज्योतिबा फुल्ले एसटी कास्ट की थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एससी कास्ट के थे, महात्मा गांधी और पेरियर रामास्वामी नायकर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं ये क्या कह रहा है। In which system of elected bodies about 1/3 seats are reserved for women। ये तो कोई बच्चा भी बता लेगा कि भाई हमारे इंडिया में 1/3 सीट रिजर्व है विमेन्स के लिए। किसमें? पंचायती राज में, यानी पंचायत और म्युनिसिपालिटी में। पंचायत और जो ये एमएलसी का चुनाव होता है ना, उसमें ऑलरेडी 1/3 सीट्स बुक होती है विमेन्स के लिए। ठीक है, तो पंचायती राज यानी पंचायत और म्युनिसिपालिटी के चुनाव में विमेन्स की 1/3 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम ओशियन वाटर। समुद्र के पानी से या महासागर के पानी से कौन सा मिनरल पाया जाता है? बॉक्साइट, मैग्नीशियम, गोल्ड या मीका। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गोल्ड है ये खदानों में से पाया जाता है, जमीन के अंदर, मीका भी और बॉक्साइट भी। तो बचा हमारा सिर्फ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg। सबसे पहले देखो मैं आपको बताऊं कि मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसको जो पत्थर होते हैं, जो समुद्र किनारे पत्थर होते हैं, वो तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद ये समुद्र के पानी में जाकर मिक्स हो जाता है। इसलिए ओशियन वाटर में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कौन सा मेटल है जो ओशियन वाटर में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। समझ में आएगा? चलो बिल्कुल समझ में आएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे पूछता है कि द फर्स्ट जूट मिल कहां पर सेटअप किया गया था इंडिया में। तो मैं आपको बता दूं कि भाई रिश्रा एक जगह है जो कि कोलकाता के पास है। रिश्रा एक जगह है, इसको हम ये जो मील था, ये जो पहला जूट मील था, इसको ऑकलैंड मील भी कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑकलैंड मील भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा। कहां पर? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता के नजदीक एक जगह है रिश्रा, वहां पर ये फर्स्ट जूट मिल ऑफ इंडिया स्टार्ट किया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट प्रिजर्व्ड इन द प्रिस्टाइन फॉर्म। प्रिस्टाइन का मतलब होता है अनटच्ड फॉर्म, जिसको छुआ ना गया हो कभी। ठीक है, जिसको कभी डिस्टर्ब ना किया गया हो, उसको हम प्रिस्टाइन कहते हैं। इंडिया में कुछ ऐसे भी फॉरेस्ट मौजूद हैं जिनको कभी काटा नहीं गया, वहां पर कोई डिस्टरबेंस इंसानों द्वारा नहीं किया गया है। इसको हम वर्जिन फॉरेस्ट कहते हैं। इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है। क्या नाम है? सैक्रेड फॉरेस्ट, सैक्रेड ग्रुप्स, सैक्रेड ट्रीज या सैक्रेड प्लांट्स। तो मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे जंगल है ना, जो इनके पेड़ है ना, वो 1000 साल पुराने हैं भाई साहब, 1000 साल पुराने हैं। 2000 साल पुराने पेड़ पाए जाएंगे इन जंगलों में। और इन जंगलों को इसलिए अभी तक बचा कर रखा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मतलब हम इंसानों के रिलीजन, हम इंसानों के धर्म से जुड़े हुए हैं। इस वजह से इन फॉरेस्ट को कभी काटा नहीं गया।
इनको हम वर्जिन फॉरेस्ट कहते हैं। वर्जिन फॉरेस्ट का मतलब जो जंगल काफी पुराना हो उसको वर्जिन फॉरेस्ट कहोगे, ठीक है। तो ऐसे जंगलों को क्या कहा जाता है, ऐसे को हम सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं, याद रहेगा। वर्जिन फॉरेस्ट मतलब ऐसे जंगल जहां के पेड़ 1000 से 2000 साल पुराने हो, ठीक है, और ये अभी तक काटे ना गए हो कभी, ऐसे जंगलों को हम सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव टू लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक, ठीक है। वैसे तो 20 मोर क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। पीडीएफ फॉर्मेट में ये पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप 20 अदर क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो। 30 मैंने करा दिए हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। आपको असर्शन पढ़ना है, रीजन पढ़ना है, और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन क्या है? डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कॉजेज अ लॉट ऑफ डेंजर, मतलब जैसे जैसे जंगल कम होते जा रहे हैं हमारे लिए खतरा और बढ़ता जा रहा है। रीजन क्या दिया गया है कि भाई जो जंगल होते हैं वो हमारी लाइफ की क्वालिटी के लिए और इन्वायरमेंट की क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मतलब हमें जिंदा रहना है तब हमें जंगलों को जिंदा रखना पड़ेगा। जंगल कम होते जा रहे हैं मतलब हमारे लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। तो भाई असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रीजन। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा ए वाला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कहता है? असर्शन पढ़ते हैं, फिर रीजन पढ़ते हैं, फिर चारों में से चूज करते हैं। असर्शन कह रहा है कि भाई 20th सेंचुरी की बात है, जो हैंडलूम क्लोथ के प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे। दिस वॉज पार्सली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे थे। एकदम सही बात है। देखो 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो हैंडलूम, जो कपड़े से जो हाथ से कपड़ा बनाने वाली जितने भी लोग थे ना, उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिससे काफी प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अगेन इस असर्शन रीजन क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। यहां पर असर्शन रीजन पढ़ते हैं कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी बेल्जियम में वो काफी रिच थी, पावरफुल थी। बात तो सही है, लेकिन रीजन क्या दिया गया है कि जो बेल्जियन गवर्नमेंट है वो हमेशा फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का साथ देती थी। गलत है। जो बेल्जियन गवर्नमेंट था ना, वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी दोनों को पावर शेयरिंग के माध्यम से इक्वल पावर दे रखा था, ठीक है। तो यहां पर बेल्जियन गवर्नमेंट फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को फेवर नहीं करती थी, बल्कि दोनों कम्युनिटीज को इक्वली फेवर करती थी, ठीक है। तो हमारा इसका क्या होगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो दीज आर द 30 क्वेश्चंस। हमने 30 क्वेश्चंस आपके सामने किए, और बचे हुए अब जितने भी क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गो download this PDF and do it by yourself before tomorrow, so that you can gain that much of marks that you are dreaming of. So bye bye, take care, love you all. मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। जय हिंद।